हाय एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का वेलकम है अगेन चैनल पे। संडे का दिन है आज। हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है, ठंड भी काफ़ी है। और आज इस अच्छे मौसम का यूज़ करेंगे अपने क्रैश कोर्स के थर्ड पार्ट को कवर करने में। वैसे तो क्रैश कोर्स इस फ्रेज़ को मैं यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि ये मेहनत ना करने का बहाना होता है। मेहनत मत करो, क्रैश कोर्स कर लो। लेकिन जिस बच्चे ने मेहनत कर चुका है, जो मेरे साथ पढ़ चुका है, एग्ज़ाम से पहले अगर उसको 5 घंटे में इंग्लिश कवर करनी हो तो इन क्लासेस से वो कवर कर सकता है। थर्ड क्लास है, ऐसी 10 क्लासेस इन टोटल पब्लिश होंगी आधे आधे पौने घंटे की, जिसमें ग्रामर, वोकेबलरी, कॉम्प्रीहेंशन, हर आस्पेक्ट आपका अंग्रेजी का रिवाइज हो जाएगा। पूरा बेनिफिट लेना इन क्लासेस का। नोट्स भी आपको कमेंट सेक्शन में मिलेंगे। चलिए, आपका क्विज़ है आज का। देखो, क्विज़ इसमें कई सारे आएंगे, सिर्फ एरर्स वाला क्विज़ दिखा रहा हूँ। एक बार सभी बच्चे इस क्विज़ को ट्राई करके देख लो। 5 एरर्स क्या आपको दिख रही हैं? फिर क्लास के लास्ट में ट्राई करवाऊँगा, 5 में से 5 आपको मिल जाएंगी। तो पहले वोकैब वाला पार्ट देख लेते हैं। चलो, पिछले पूरे वीक में ये 8 फ्रेजल वर्ब्स और ईडियम्स, 8 है या 9 है देख लेना, आपने मेरे साथ पढ़ी। और फटाफट आपको क्या करना है, वीडियो को यहाँ पॉज करना है क्लास को, और इनको मैच करवाना है आपस में। मान लीजिए वे डाउन ईडियम का मतलब होता है क्लोज द गैप, तो ये मिल जाएगा बी से। कैचअप विद का मतलब होता है टू हाइड समथिंग, तो इसको मिला देंगे आप एफ से। तो अपने दिमाग में इनको मैच करके देखो, फिर एक एक ईडियम को अपने तोड़ के देखेंगे, फ्रेजल वर्ब को। चलिए, थोड़ा सा और पॉज कर लेना वीडियो को, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। वीड आउट से शुरू करते हैं। वीड का मतलब होता है खरपतवार। किसान के खेत में वो झाड़ियाँ, वो कांटे कंटीली झाड़ियाँ जिनके उगने से किसान को कोई फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन वो जगह खूब ले लेती हैं। आपने पेड़ लगाया और पेड़ के आसपास झाड़ियाँ उग गई, इन झाड़ियों से कोई पैदावार नहीं होगी किसान को, पैदावार होगी पेड़ से, लेकिन ये झाड़ियाँ जो हैं खेत के रिसोर्सेज को और किसान के खेत को घेर लेंगी। तो इस वीड को अगर किसान आउट करता है, इस खरपतवार को खेत से काट के निकालता है, वहीं से इस फ्रेजल वर्ब को बनाया गया है। वीड आउट करना यानी किसी चीज़ को अपनी ज़िंदगी से खरपतवार की तरह, वेस्ट प्रोडक्ट की तरह बाहर निकाल देना। आप अपनी बुरी आदतों को वीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है आपका बॉस आपको कंपनी से वीड आउट कर दे, काम नहीं करते हो, अनप्रोडक्टिव हो, आपको जॉब से निकाल दे। तो वीड आउट आप इस तरीके से कनेक्ट करें, इसका मतलब होता है टू इरेडिकेट और अपरूट समथिंग। अपरूट करना यानी जड़ से उखाड़ना, रूट को, जड़ को अप कर देना, उखाड़ देना। तो इस तरीके से आप इस फ्रेजल वर्ब को याद रखें। कोशिश मैं यही करता हूँ, हर चीज़ आपको लॉजिक से समझाई जाए, रट्टा कम मारना पड़े, याद अच्छे से कर सको। अगली फ्रेजल वर्ब है पेपर ओवर, सब बच्चों को आनी चाहिए। देखिए, ये फ्रेजल वर्ब बनी है। मान लीजिए आपके घर कोई आ गया और अचानक से आया और आपको मौका नहीं मिला घर की सफाई करने का। टेबल पे बहुत कुछ पड़ा है आपके सामने, सोफ़ा पे बहुत कुछ रखा है, बेड पे बहुत कुछ रखा है, जो आप चाहते हो कि आपका मेहमान जो है, गेस्ट ना देखे। तो आप क्या करेंगे? न्यूज़पेपर उठाएंगे और जो चीज़ आप अपने मेहमान को नहीं दिखाना चाहते हैं, आप उसको सामने, उसके ऊपर न्यूज़पेपर रख देंगे। समझ पा रहे हो सिचुएशन को? कोई ऐसी चीज़ पड़ी है जो आप चाहते हैं कि आपका गेस्ट ना देखे, तो आप एक न्यूज़पेपर का पेपर उठाएंगे और उस चीज़ के ऊपर रख देंगे। तो वहाँ से इस पेपर ओवर नाम की ईडियम को बनाया गया। इस ईडियम का मतलब है किसी चीज़ को हाइड करना, छुपाना, ठीक है। सच में ऐसे ही बनी है, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। आप जाके ओरिजिन देखना इसके, अंग्रेजों ने इसी सिचुएशन से इस फ्रेजल वर्ब को बनाया है। तो आपको भी याद रखनी है इसी तरीके से। अगली फ्रेजल वर्ब है प्ले वन सेल्फ आउट। देखिए, प्ले करना यानी खेलना, वन सेल्फ मतलब अपने आप को, आउट मतलब बाहर। टीम में कोई ऐसा खिलाड़ी हो जो इतना खेले, इतना प्ले करे कि प्ले करते 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 वो अपने आप को आउट कर ले, बाहर निकाल ले टीम से। अच्छा परफॉर्म नहीं करे, थक जाए, इंजर्ड हो जाए। प्ले वन सेल्फ आउट का मतलब ही होता है टू बिकम वीकर और इररिलेवेंट विद टाइम। चलिए, मान लीजिए कोई फैशन है, सबने पहनना वैसे ही कपड़ा शुरू कर दिया। 15-20 दिन सबको नया नया लगा, 2 महीना ठीक लगा, 6 महीना ठीक लगा। एक साल बाद आपका मन इतना ऊब जाएगा उस फैशन से, आप बोलेंगे कि दिस फैशन हैज़ प्लेड इट सेल्फ आउट। अब ये फैशन इरेलीवेंट हो चुका है, टीम से यानी गेम से बाहर हो चुका है, बहुत वीक हो चुका है। अब कोई भी इंसान इस तरह के फैशन को दोहराना नहीं चाहता है। चलिए, अगली फ्रेजल वर्ब है वे डाउन। वे का मतलब होता है वजन करना, किसी चीज़ पे वजन रखना। वेट यानी वजन, वे यानी वजन रखना। और डाउन का मतलब होता है नीचे। अगर कोई चीज़ आपको वे डाउन कर रही है ना, तो वो आपको बर्डन कर रही है या परेशान कर रही है। आपकी छाती पे जो बोझ रखा है ना, वो आपको वे डाउन करेगा। आपको कोई परेशानी है, चिंता है दिमाग में, वो आपको वे डाउन करेगी।
अपना वेट आपके ऊपर रख के बैठी है, आपको नीचे लेके जा रही है। तो किसी चीज़ को बर्डन करने को या कॉज बर्डन करने को बोलते हैं वे डाउन करना। हो सकता है कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली हो जो आप ना संभाल पा रहे हो, वो जिम्मेदारी भी आपको वे डाउन कर सकती है। वे डाउन को वे ऑन भी बोलते हैं, कभी ऑन कभी डाउन, है ना। दोनों फ्रेजल वर्ब को आप बराबर मान के चले, एक जैसी ही है। मज़ा आ रहा है सभी को सीखने में? चलो, अगली फ्रेजल वर्ब है कैच अप विद। कैच अप विद, देखिए विद का मतलब है साथ में, कैच अप का मतलब होता है किसी के बराबर आके उसको पकड़ना। आपका दोस्त है, आप दोनों रेस में निकले, ये बहुत तेज़ी से भागा, आप धीरे धीरे भागे, आगे जाके थक गया, धीमा हो गया और आप अपने रफ्तार को तेज़ कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, आप दोनों के बीच का जो फासला है उसको कैचअप विद करेंगे, अपने दोस्त के पास पहुंचेंगे। कैचअप विद का मतलब होता है पीछे रह जाने के बाद, पीछे रह जाने के बाद किसी की बराबरी करना और उसके साथ गैप को यानी फासले को क्लोज करना, खत्म करना। समझ पाए ना, कैच अप विद करना, पीछे रह गए, अब भाग के आगे आ रहे हो, जो बीच का फासला था आप उसको कवर करेंगे। टू क्लोज द गैप आफ्टर लैगिंग बिहाइंड, लैग बिहाइंड का मतलब होता है पिछड़ जाना। चलिए, इनकॉन्ट्रोवर्टिबल, बहुत आसान सा वन वर्ड है। देखिए कॉन्ट्रोवर्ट का मतलब होता है मना करना, इसी से वर्ड बना है कॉन्ट्रोवर्सी या विवाद। कंट्रोवर्सी क्या होती है, किसी का नाम आ जाएगा कि इस फला आदमी ने ये काम किया है, मान लीजिए वो आदमी खुद ही बोल दे मैंने ये काम किया, तो फिर कंट्रोवर्सी है ही नहीं। फिर क्या कंट्रोवर्सी है भाई, मैंने चोरी की, मेरा न्यूज़पेपर में कहीं आ गया कि मैंने चोरी की है और मैं मान भी लेता हूं मैंने चोरी की है, तो फिर क्या कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी विवाद का मतलब होता है बात कुछ और चल रही है लेकिन वो इंसान कुछ और कह रहा है, यानी कि बीच में कुछ डिनाइल है, किसी चीज़ के लिए मना किया जा रहा है कि मैंने ऐसा नहीं किया। तो वहीं से कॉन्ट्रोवर्ट वर्ब बनी है मना करने को। और इनकॉन्ट्रोवर्टिबल हर वो चीज़ है जिसको डिसअप्रूव या मना नहीं किया जा सकता। जैसे मैं आपको बोल दूं सुबह सूरज उगेगा पूर्व दिशा में, अब ये एक इनकॉन्ट्रोवर्टिबल फैक्ट है, आप मना कर सकते हो क्या इसको, डिसअप्रूव कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते ना। समथिंग वेरी डिफिकल्ट टू डिसअप्रूव और रिफ्यूज इज कॉल्ड इनकॉन्ट्रोवर्टिबल। इसको अनडिनाइबल भी इररिफ्यूटेबल भी बोलते हैं, जिसको डिनाई या रिफ्यूट ना किया जा सके। याद रहेगा ये वर्ड। चलिए अगला वर्ड है मेमोआ, लिखा हुआ मेमोएर, बोला जाता है मेमोआ। मेमोएर या मेमोआ जो बोलोगे मीनिंग इसका ये है आपकी आत्मकथा। और कौन सी आत्मकथा, कौन सी ऑटोबायोग्राफी, जो आपने पन्ना दर लिखी हो हर दिन के हिसाब से। आज सुबह उठा, आज मेरी मम्मी ने ये बोला, ऑफिस गया बॉस ने ये कर दिया, शाम को मेरा दोस्त मिला उससे ये हुआ। तो जो डायरी से आप बनाते हो वो डायरी आपका मेमोआ है, और यही डायरी जो है बाद में जाकर के महान लोगों की आत्मकथा बन जाती है, उनकी ऑटोबायोग्राफी बन जाती है। ठीक है, तो रिकलेक्शन ऑफ वंस मेमोरी, ये मेमोरी से बना है। मेमोआ क्या होता है, जिसमें आपकी मेमोरीज, आपकी यादें स्टोर्ड हों। चलिए अगला अपने पास एक फ्रेज है एड लिबिटम, बहुत अच्छा फ्रेज है ये, ग्रीक फ्रेज है। एड का मतलब होता है टुवर्ड्स, लिबर्टम का मतलब होता है आज़ादी या लिबर्टी। तो इसका मतलब क्या हुआ, टुवर्ड्स लिबर्टी, आज़ादी की तरफ, है ना। अब इसके दो मीनिंग्स हैं। अगर किसी काम को आप उतना करें जितना आप चाहते हैं, जितना आपका मन है अपनी लिबर्टी के हिसाब से, तो उस काम को आप एड लिबर्टम करेंगे। जैसे आप एड लिबर्टम फूड खा सकते हैं, आई हैड अ वेरी टेस्टी फूड टुडे एड लिबर्टम, मैंने बहुत अच्छा खाना खाया, टेस्टी खाना खाया मन भर के, एड लिबर्टम, है ना, मन भर के। तो ये होता है पहला मीनिंग। दूसरा मीनिंग भी है इसका, इसका मतलब है किसी चीज़ को अपनी इच्छा अनुसार करना, पहले से सोचना नहीं कि मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। अचानक से आपने किसी काम को आपको करने को कहा गया और आपने अपनी इच्छा से उस काम को करके दिखाया। कुछ बोलना था तो आपने मन की बात बोल दी, लिख करके घर से कुछ नहीं लाए, कुछ तैयार भी नहीं करके लाए। तो एड लिबिटम जो फ्रेज है इसका दूसरा मीनिंग है टू डू समथिंग विदाउट प्रेपरेशन, किसी चीज़ को अपनी इच्छा से बिना प्रेपरेशन के करना। और इसी को अंग्रेजी में इम्प्रॉम्प्टू भी बोला जाता है। इम्प्रॉम्प्टू स्पीच वो स्पीच है जिसमें स्पीकर जो है स्पीच को लिख करके नहीं लाया, स्टेज पे खड़ा होकर जैसा उसको फील हुआ उसने बोल दिया। याद रहेगा, लिबर्टी से एड लिबर्टी यानी इच्छा या आज़ादी से आप इसको जोड़ के रखें। मन भर के किसी काम को करेंगे तो भी एड लिबर्टम, और बिना प्रिपरेशन के अपनी इच्छा से किसी काम को करेंगे तो भी एड लिबर्टम। लास्ट वर्ड है इन टैटर्स। टैटर्स पता है ना आपको, वो पैंट्स आती हैं आजकल जीन्स फटी हुई, है ना, पहनते हैं ना बहुत लोग, मैं भी पहनता हूँ। तो वो जीन्स कैसी होती हैं, वो टैटर्स में होती हैं। टैटर्स का मतलब होता है चिथड़े वाली, है ना, घुटने घुटने से थोड़ा बहुत रहता है ना उसमें। तो अगर कोई चीज़ इन टैटर्स है तो वो चीज़ जो है फट चुकी है, या यूं कहें रूइंड है, बर्बाद है, डैमेज्ड है। जैसे कोई बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई किसी मिनिस्टर के नाम पे, तो आज उस मिनिस्टर की रेपुटेशन इन टैटर्स है। अडानी की बात कर लो ना,
अडानी पे कंट्रोवर्सी हुई हिंडनबर्ग की, तो हिंडनबर्ग कंट्रोवर्सी के बाद अडानी की रेपुटेशन इन टैटर्स हो गई, तार तार हो गई, है ना, चिथड़ों में आ गई। तो किसी भी चीज़ का सीवियरली डैमेज या रूइन होना कहलाता है इन टैटर्स। तो चलिए, ये वोकैब का पोर्शन आपने इडियम्स और फ्रेजल वर्ब जो है वन वर्ड्स यहाँ देख लिए। सब बच्चों को समझ में आया? अब देखो लास्ट में क्विज है, इसी पे क्लोज टेस्ट बनाया हुआ आपने, उस क्लोज टेस्ट को अपने को सॉल्व करना है। मैं आंसर भी सबके यहाँ साइड में डाल रहा हूँ ताकि आप नोट्स में से निकाल करके बाद में देखोगे तो आपको समझ में आ जाए ना किससे क्या कनेक्ट हुआ। चलिए नेक्स्ट पोर्शन की तरफ बढ़ेंगे। प्रेपोजिशनल फ्रेजेस देखते हैं। क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको @YourEnglishTutor टाइप करना है, टेलीग्राम में आपको ग्रुप मिल जाएगा। साथ ही YT ऐप पे आप तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की, चाहे SSC हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो, UPSC का हो या बैंकिंग का हो। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। राइटिंग के कोर्स में आप सीख सकते हैं राइटिंग, लगभग 60 से 70 घंटों में फ़ायदा आप ले सकते हैं इस कोर्स का। UPSC के कोर्स में आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं, किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं। UPSC के सभी एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, CSET। SSC और बैंकिंग के कोर्स में आपको सारे वैरायटी के क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया जाता है। 100 से 1.25 घंटों के कोर्सेज हैं, आप भरपूर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, टीम का नंबर है व्हाट्सएप, आप इस नंबर पे टीम से जुड़ सकते हैं वाया व्हाट्सएप। ऑलराइट, 5 फ्रेज है अपने पास: एस्क्राइब, एट्रीब्यूट, टेपर, अडियर, ओ और रिलाई। मीनिंग निकाल लो इनके, और आपको क्या लगता है इनके बाद में कौन कौन सी प्रेपोजिशन जो है फिक्स होंगी? और जो फिक्स्ड है वही फिक्स्ड है, ऐसा नहीं है ओ के बाद में अगर टू आता है तो आप 4 लगा दें, ऐसा नहीं, फिर 2 ही आएगा। तो ये फिक्स्ड प्रेपोजिशनल फ्रेजेज हैं। पहले मीनिंग निकालो, फिर इनकी प्रेपोजिशन मैं आपको एक एक करके बताता हूं। वीडियो को पॉज कर लेना भाई, आराम से निकाल लो। एस्क्राइब या एट्रीब्यूट का मतलब होता है किसी चीज़ का कारण बताना किसी दूसरी चीज़ से कनेक्ट करके। जैसे आपने अपनी फेलियर का कारण बताया, आपकी बैड हेल्थ, किसी एग्जाम में आपका पास नहीं हुआ प्रीलिम्स, आपने बोल दिया मैं बीमार था, पेपर जिस दिन मेरा था उस दिन मैं बीमार था। तो यू एट्रीब्यूटेड योर फेलियर टू योर बैड हेल्थ। ठीक है, एट्रीब्यूट समथिंग टू लगाना था यार, ये विद लगा दिया मैंने, कर दूंगा इसको मैं सही, ठीक है, आप कर लो। मैं जो इसमें नोट्स डालूंगा उसमें टू लगा दूंगा। एट्रीब्यूट समथिंग या एस्क्राइब समथिंग टू समथिंग, ये विद गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना। टेपर का मतलब होता है किसी चीज़ में मंदी आना। जैसे वो लहर होती है ना बड़ी सी, जब वो नीचे गिरती है वो लहर, तो वो टेपर होती है। और टेपर के बाद में आप एक प्रेपोजिशन लगाते हैं OFF, ऑफ। जब भी कोई चीज़ टेपर ऑफ हो रही है, समझ गए, लहर की तरह वो मंदी हो रही है, धीमी हो रही है, नरम पड़ती जा रही है। महंगाई बहुत बढ़ गई है, अब जब महंगाई गिरेगी तो महंगाई बोलेंगे हम कि टेपर ऑफ कर रही है। अडियर का मतलब होता है किसी चीज़ को सख्ती से फॉलो करना, किसी कानून को, किसी रूल को अच्छे से मानना, और अडियर के बाद में आप लगाते हैं टू। ओ का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए दूसरे आदमी का एहसानमंद या कर्जदार होना। जैसे मैंने आपसे 100 रुपये लिए, सो आई ओ 100 रुपीज़ टू यू। ठीक है, चलिए लास्ट वर्ड अपने पास रिलाई का मतलब होता है किसी पे डिपेंड करना। रिलाई या डिपेंड करने के लिए आप हमेशा ऑन या अपॉन लगा के बताते हैं जिस भी चीज़ पे आप कर रहे हैं। आई रिलाई ऑन यू, शी डिपेंड्स ऑन मी, है ना, ऑन या अपॉन भी लग जाता है, दोनों में से कोई भी आप लगा सकते हैं। तो ये मैं थोड़ा सा रेक्टिफाई करके नोट्स में डाल दूंगा, यहाँ पे टू लगाना है, यहाँ पे ऑन और अपॉन दोनों आ जाएंगे। चलो लास्ट पार्ट है अपने वोकैब का। इसमें क्या है जी, लेफ्ट साइड में वोकैबलरी वर्ड्स हैं, और अगेन वैसे ही राइट साइड में आपको इनको मैच करवाना है। रेप्रोचमेंट, सैक्रिलेज, कॉर्नरस्टोन, है ना, किसको किससे कनेक्ट करोगे करके देखो। खुद से ट्राई नहीं दोगे, सिर्फ मेरा सुन लोगे तो काम नहीं चलेगा। मैं आपकी जगह एग्जाम में बैठने वाला नहीं हूं, पूरे मन से पहले ट्राई दो अपनी, फिर जब मैं बताऊं तो कनेक्ट करना चीज़ों को। चलो अब यहां से ना चल के अपने यहां से चलते हैं, ठीक है। मेन यानी सबसे मुख्य, स्टे मतलब आधार या सहारा, किसी चीज़ का सबसे बड़ा सहारा। बेड मतलब बिस्तर, रॉक मतलब चट्टान, वो चट्टान जिस पे आपका बेड रखा गया है, वो चट्टान जिस पे आपका बेड स्टेबल है। सहारा, आपका बेड जहां पे स्टेबल हो, बड़ा सहारा हो, उसको क्या बोलोगे अंग्रेजी में, उसको बोलते हैं कॉर्नर स्टोन। कॉर्नर यानी किनारा, स्टोन मतलब पत्थर। आपके घर के चारों किनारों पे जो पत्थर रखा गया है उसी पे पूरा घर टिका हुआ है, उस नींव के पत्थर पे घर की पूरी जिम्मेदारी है। तो वही मेन स्टे है, वही घर के बेड का रॉक है, ठीक है। ऐसे कनेक्ट करोगे तो याद रहेगा। चलो, इनफेमस, डिसरेप्यूटेबल। इनफेमस का मतलब है बदनाम, डिसरेप्यूटेबल मतलब जिसकी रेपुटेशन बड़ी खराब हो, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नोटोरियस।
ठीक है। जो रेप्यूटेबल हो, जो बड़ा जाना जाता हो, उसको बोलते हैं फेमस। और इसके लिए एक और वर्ड है अपने पास अंग्रेजी में, रिनाउन। ठीक है, जाना पहचाना, जाना माना, रिनाउन। उल्टा क्या हो गया, इनफेमस या नोटोरियस। चलिए, थॉटफुल या पेंसिव, जो थॉट्स को भड़काए, जो आपको सोचने पे मजबूर करे, गंभीर बना दे, ऐसी चीज को अंग्रेजी में बोलते हैं सब्सटेंटिव। ठीक है। सब्सटेंशियल भी एक वर्ड है जो आपको अच्छे से आता है, जो मेरे साथ बच्चे रीडिंग कर रहे हैं। सब्सटेंशियल का मतलब है जो आकार में, मात्रा में, इंपॉर्टेंस में बहुत बड़ा हो, जिसको नज़रअंदाज ना किया जा सके, तो वो अलग वर्ड है। सब्सटेंटिव अलग वर्ड है, इसका मतलब होता है जो सोचने पे मजबूर करे। तो आज मैं इधर से कनेक्ट कर रहा हूं, उल्टे की तरफ है ना, सी जो है सब्सटेंटिव से कनेक्ट हो जाएगा। रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन यानी बड़ा बदलाव। फॉर्म मतलब रूप, ट्रांस मतलब बियॉन्ड। आपका रूप जो है बियॉन्ड चला गया, बदलाव बहुत बड़ा आपके रूप में आ गया। इसी को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटा मतलब बड़ा, मॉर्फ मतलब रूप, मॉर्फोसिस मतलब रूप में परिवर्तन। आपके रूप में, आपकी फॉर्म में बड़ा परिवर्तन, रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन, एक ही बात है। ठीक है, ऐसे कनेक्ट करो इसको। मेटा बड़ा, मॉर्फ मतलब रूप, फॉर्म मतलब रूप, ट्रांस मतलब बियॉन्ड या पार। हेसन या क्विकन, किसी चीज को जल्दबाजी में करना, तेजी से करना। हेस्ट में यानी जल्दबाजी में, क्विकली करना यानी क्विकन करना। तो जल्दबाजी या क्विकन करने को आप बोलते हैं अंग्रेजी में एक्सपेडाइट। ठीक है, एक्सपेडाइट। किसी के साथ अच्छी टर्म्स में आना, गुड टर्म्स में रिस्टोर करना, बहाली करना एक झगड़े के बाद में। दो लोगों का झगड़ा हुआ, जानी दुश्मन हो गए, फिर कुछ दिन बाद दोस्त बन गए। तो ये जो दोस्त बनने का काम है, झगड़े को खत्म करके, इस काम के लिए अंग्रेजी में वर्ड है रेप्रोचमेंट, जिसमें आप दोनों एक दूसरे को फिर से री अप्रोच करते हो, अपने रिलेशंस को नए सिरे से बनाते हो। ऐसे याद रख लो, री अप्रोच किया, रेप्रोचमेंट कर दिया, रिश्तों में फिर से जो है अच्छी टर्म्स को आप लेकर के आए। स्लो डाउन और रिसेशन का मतलब होता है मंदी, और मंदी के लिए एक बहुत प्यारा वर्ड है अपने पास, कौन सा, डाउन टर्न। चीज़ों ने डाउन की तरफ टर्न ले लिया है, हर चीज़ नीचे की तरफ जा रही है। इकोनॉमी की रफ्तार, जीडीपी, सब चीज़ें नीचे गिर रही हैं, डाउन की तरफ टर्न लेके स्लो डाउन कर गई हैं, रिसेशन मंदी में आ गई हैं। चलिए, अगला वर्ड है डिसरिस्पेक्ट टू द डिवाइन। इसको डिवाइन कर लेना। डिवाइन का मतलब होता है गॉड, भगवान, खुदा, अल्लाह, जीसस, जो भी आप बोलना चाहें। तो भगवान, खुदा, अल्लाह, जीसस के लिए अगर आपने डिसरिस्पेक्ट दिखाई, बदतमीजी दिखाई, इसको प्रोफेनिटी भी बोलते हैं, बदतमीजी को भगवान के लिए जो होती है, इसके लिए सही वर्ड अपने पास अंग्रेजी में सैक्रिलेज। सैक्रिलेज थोड़ा एडवांस्ड है। इस वर्ड की कॉमन फॉर्म आप पाकिस्तान जैसी कंट्रीज में बहुत सुनते हैं, ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी, जहां पे क्या है, गॉड को डिसरिस्पेक्ट करने पे जानवरों की तरह किसी को पत्थरों से भी मारा जा सकता है ना। ब्लास्फेमी एक्ट्स आपने देखे होंगे, इस्लामिक कंट्रीज में बहुत ज़्यादा बारबरिक होते हैं, बांग्लादेश में, अरेबिया में, अरेबियन पेनिसुला में, सब जगह, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में। तो ब्लास्फेमी जो वर्ड है, उसी को सैक्रिलेज बोला जाता है अंग्रेजी में, उसी को प्रोफेनिटी बोला जाता है, जो डिसरिस्पेक्ट टू डिवाइन बताता है। चलिए, एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड या डिजेक्टेड, ऐसा इंसान जिसने हिम्मत ही हार दी है, जो पूरी तरीके से डिसअपॉइंट हो गया है, जिसमें आशा का यानी होप का, उम्मीद का एक कतरा भी बाकी ना हो, डिजेक्टेड हो, ऐसे आदमी को बोलते हैं डिसकंसोलेट। ये वर्ड कैसे बना है, बचपन में आपको कंसोलेशन प्राइज मिला होगा कभी, भाई आप फर्स्ट भी नहीं आए, सेकंड भी नहीं आए, थर्ड भी नहीं आए, तो आपका दिल रखने के लिए कंसोलेशन प्राइज दिया जाता है आपको कि इट वॉज अ गुड अटेम्प्ट, आपने अपनी पूरी मेहनत की, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आए, कोई बात नहीं, इट इज अ कंसोलेशन प्राइज। हिंदी में बोलते हैं सांत्वना पुरस्कार। तो कंसोलेशन मतलब सांत्वना, किसी के लिए एम्पथी। और अगर डिसकंसोलेट कोई इंसान है, तो अब उसको कंसोल नहीं किया जा सकता, वो आदमी अपनी सारी होप्स खो चुका है, डिसअपॉइंटेड या रिजेक्टेड है, तो डिसकंसोलेट। ठीक है, चलिए, तो ये सारे वर्ड्स मैंने कनेक्ट करके बताए। बहुत अच्छा खेल की तरह आपको फील हो रहा होगा, और सच में ये खेल ही है। जो बच्चा आधा 1 घंटा 1.5 घंटा रोज अंग्रेजी को दे रहा है, 1 साल दे लोगे तो वो कैब आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। आंसर्स मैंने लेफ्ट में डाल दिए हैं, आप इनको बाद में रिफर कर सकते हैं। चलिए, ये वोकैब का पोर्शन हो गया। अब देखो, ऐसे मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, ये तो मैंने करवाया आपको वोकैब का पोर्शन, अब आपको खुद को टेस्ट करना है। तो मैं एक छोटा सा क्लोज टेस्ट आपके लिए लाया हूं, एक बार इसको पढ़ लो, वीडियो को पॉज करो, और फिर एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करो। मेरे साथ ही करना, ताकि आप सही गलत को पता कर सकें। ठीक है, सब बच्चे पढ़ेंगे इस क्लोज टेस्ट को। पहले वीडियो को पॉज करो शांति से। चलो कर दे शुरू। इन हर पोइग्नेंट डैश द ऑथर रिफ्लेक्ट्स ऑन द डैश इवेंट्स दैट बिकेम अनफॉर्चुनेट पार्ट्स ऑफ लाइफ, हर लाइफ।
अपनी पॉइग्नेंट डैश में। देखिए पॉइग्नेंट का मतलब होता है टची, इमोशनल, अफेक्टिंग, जिसको सुन करके, पढ़ करके, है ना, देख करके आपको कुछ फीलिंग आए। ठीक है, तो अपनी फीलिंग वाली टची सी, इमोशनल सी या अफेक्टिंग सी डैश में ऑथर रिफ्लेक्ट ऑन करता है। रिफ्लेक्ट ऑन करना यानी अपने पास्ट इवेंट्स को देखना, एनालाइज करना। मैं 10 साल का था तो मेरे साथ ऐसा हुआ, 15 साल का था तो मैं वहाँ गया, 25 की उम्र में मैं यूँ किया करता था। तो अगर आपने लाइफ इवेंट्स को आप पास्ट में देखते हैं तो आप रिफ्लेक्ट ऑन कर रहे हैं, अपनी परछाई को देख रहे हैं आप, ऐसा समझ लिए रिफ्लेक्शन को। तो अपनी टची सी डैश में ऑथर रिफ्लेक्ट ऑन करता है उस टाइप के इवेंट्स पे, डैश टाइप के इवेंट्स पे, जो कि अनफॉर्चुनेट हिस्सा बन गए उस ऑथर की ज़िंदगी का। ठीक है ना। अब देखो सेकंड वाला बाद में देख लेना इवेंट्स कैसे हैं। मुझे ये बताओ कहाँ पे रिफ्लेक्ट ऑन किया होगा ऑथर ने, अपनी सैक्रिलेज में, डाउन टर्न में, मेमोआ में या मेटामॉर्फोसिस में। चारों वर्ड्स के मीनिंग निकालो। सैक्रिलेज का मतलब होता है ईश, निंदा, ब्लास्फेमी। डाउन टर्न का मतलब होता है मंदी। मेमोआ का मतलब होता है डेली डायरी या आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी। और मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है आपके रूप में, फॉर्म में बड़ा, यानी मेटा, बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन। तो अपनी टची सी बहुत ज़्यादा इमोशनल सी आत्मकथा में ऑथर ने रिफ्लेक्ट किया। तो सही जो वर्ड बनेगा ना, कनेक्ट होगा जहाँ पे, वो होगा मेमोआ। चलो अब कौन सा ये सारे इवेंट्स थे, ये वो इवेंट्स थे, ये रिफ्लेक्ट ऑन करती है उन इवेंट्स पे जो सब्सटेंशियल थे, सब्सटेंटिव थे, सैक्रिलिज थे या एक्सपेडाइट थे। एक्सपेडाइट तो एक वर्ब है, इसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। इवेंट्स नाम के नाउन से पहले आपको एक एडजेक्टिव चाहिए। एक्सपेडाइट का मतलब होता है चीज़ों को तेज बनाना। सब्सटेंटिव एक एडजेक्टिव है, सब्सटेंशियल भी एक एडजेक्टिव है, और सैक्रिलिज का मतलब होता है ईश, निंदा, ये एक नाउन है, भगवान की निंदा, है ना, ब्लास्फेमी। तो या तो ए आंसर बनेगा या सी आंसर बनेगा। सब्सटेंशियल यानी बहुत बड़े इवेंट्स, और सब्सटेंटिव यानी बहुत थॉटफुल इवेंट्स, जिनको सोच करके आपको, जिनको याद करके आपको सोचना पड़े, है ना। कोई ऐसा इवेंट हो जिसकी सोच में आप पड़ जाएं, यार ऐसा भी हुआ था, ऐसा भी हुआ था। देखो दोनों ही वर्ड यहाँ पे सेट बैठेंगे। सब्सटेंशियल इवेंट वो होंगे जो बहुत बड़े हैं, और सब्सटेंटिव वो इवेंट्स होंगे जो बड़े थॉट प्रोवोकिंग हैं। लेकिन अगर आपको एक चूज़ करना हो दोनों में से, तो आप चूज़ करेंगे सब्सटेंटिव इवेंट्स को। भाई हर क्वेश्चन जो है आपके हिसाब से नहीं होगा, कभी कभी आपको कन्फ्यूजन मिलेगी। तो कन्फ्यूजन मिले ना, तो आपको आंख बंद करके जो आपका दिल कह रहा हो उस वाले पे टिक कर देना है। 10 में से 6 या 7 आप सही करके आएंगे। वहाँ पे ये नहीं सोचना सर ये भी सही था, वो भी सही था। या तो आप गलत हो, आप थोड़ा सा कन्फ्यूज खुद हो, और अगर वास्तव में दो आपके आंसर बैठ रहे हैं तो दोनों में से जो बेटर लग रहा हो उसको ज़रूर लगा करके आना है। इस चीज़ को एज अ रूल जो है ना, इसको अप्लाई कर लो अपने हर एग्जाम में। तो सब्सटेंटिव इवेंट्स वो होंगे जिनके बारे में सोचना पड़े या जिनको याद करके काफ़ी थॉट्स दिमाग में आए, तो मैं सब्सटेंटिव को यहाँ पे चूज़ करूँगा। चलिए थर्ड पे आते हैं। कह रहा है जी अ ट्रबुलेंट रिलेशनशिप विद सब्सटेंस अब्यूज थ्रेटन टू लीव हर ड्रीम्स डैश। एक ट्रबुलेंट जो रिलेशनशिप थी, एक खराब जो रिश्ता था सब्सटेंस अब्यूज के साथ। सब्सटेंस अब्यूज मतलब किसी चीज़ की लत, शराब की, ड्रग्स की, सिगरेट्स की, किसी भी चीज़ की हो सकती है, पोर्नोग्राफी की हो सकती है ना, मूवीज़ की लत हो सकती है। कोई भी सब्सटेंस को आपने पकड़ लिया और उसी को सारा दिन पहले जा रहे हो, अब्यूज़ कर रहे हो। तो अपनी जो ये ट्रबलेंट रिलेशनशिप थी इस लेडी की सब्सटेंस अब्यूज़ के साथ, जरूर कोई ड्रग या अल्कोहल होगा, उस रिलेशनशिप ने थ्रेटन किया कि वो लीव करे इस महिला की ज़िंदगी को, इस औरत की लाइफ को या ड्रीम्स को डैश। अब वो कैसे छोड़ेगा? एड लिबिटम, इनकॉन्ट्रोवर्टिबल, पेपर ओवर या इन टैटर्स। अरे भाई साहब तार तार करके छोड़ देगा। सब्सटेंस अब्यूज़ जो है आपके सपनों को उस फटी हुई जीन्स की तरह फाड़ करके, रूइन करके, डैमेज करके छोड़ेगा। इन टैटर्स, पेपर ओवर नहीं करेगा, छुपाएगा नहीं। इनकॉन्ट्रोवर्टिबल तो जिस चीज़ को मना ना किया जा सके। एड लिबिटम मतलब बिना किसी प्रेपरेशन के या जितनी इच्छा हो उतना मन भर के। तो ना इसका मीनिंग कुछ बैठ रहा है, ना इसका बैठ रहा है, ना इसका बैठ रहा है। जिंदगी या सपनों को छोड़ा इस अब्यूज़ ने, इन टैटर्स। चलिए समझ में आ रहा है ना भाई, थोड़ा मुश्किल है लेकिन आसान तो फिर आप कहीं भी पढ़ लोगे, चैनल तो खूब अंग्रेजी पढ़ाने वाले, है ना। जो सीखा है उसको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पे अप्लाई करो। चलो फोर्थ में कह रहा है जी, हाउएवर शी चोज नॉट टू डैश द चैलेंजेस बट फेस देम हेड ऑन। हालांकि इस लेडी ने चूज़ किया कि ये चैलेंजेस को ऐसा नहीं करेगी। अब इन चारों में से एक देखना है क्या नहीं करेगी, बल्कि उनको फेस करेगी हेड ऑन, सामने से। मैं अगर आपको ऐसा बोलूँ कि इन चैलेंजेस को मैं ऐसा नहीं करूँगा बल्कि सामने से फेस करूँगा,
तो कैसा नहीं करूँगा कि तो आइडिया आप खुद भी लगा लेंगे। भाई इन चैलेंजेस से मैं भागूंगा नहीं, इन चैलेंजेस को मैं इग्नोर नहीं करूँगा, मैं इनको सामने से फेस ऑन करूँगा, हेड ऑन फेस करूँगा। तो इग्नोर करना या भागना, ऐसी चीज़ के लिए आपको एक करेक्ट वर्ड यहाँ पे चाहिए, कैचअप विद पेपर ओवर, वे डाउन या वीड आउट। वीड आउट का मतलब होता है निकाल फेंकना, कैचअप विद का मतलब होता है बराबर आना, पेपर ओवर का मतलब होता है साइड में रख देना छुपा करके, वे डाउन का मतलब होता है बर्डन करना, किसी चीज़ पे वजन डालना। चैलेंजेस को इसने पेपर ओवर करना सही नहीं समझा, छुपाना सही नहीं समझा, है ना। मेरी लाइफ में कोई चैलेंज है सब्सटेंस अब्यूज़ का, मैं उसको छुपा के बैठा हूँ, किसी को नहीं बता रहा। रोज़ रात को मैं कुछ गलत काम करता हूँ लेकिन मेरे परिवार को नहीं पता, और उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी भी नर्क है। तो मैं इस चीज़ को पेपर ओवर ना करके इस चैलेंज को हेड ऑन फेस करूँगा, एक दिन सबको बताऊँगा ताकि मुझे हेल्प मिल सके। मीनिंग समझो सेंटेंस का क्या निकल रहा है, ठीक है। चलो अब आ जाओ पांचवा। कह रहा जी द वेट ऑफ पास्ट रिग्रेट्स डिड नॉट डैश हर स्पिरिट्स। जो भी वजन है पास्ट रिग्रेट्स का, पास्ट में जो काम उसने किए हैं उसका जो पछतावा है, और उस पछतावे का जो बोझ है, वजन है, उस वजन ने उसकी स्पिरिट को डैश नहीं किया। क्या नहीं किया? डिसकंसोलेट नहीं किया, रिप्रोच अमाउंट नहीं किया, वे डाउन नहीं किया, या सैक्रिलेज नहीं किया। देखो जी वर्ब चाहिए, डिड नॉट, डिड तो हेल्पिंग वर्ब, नॉट यहाँ पे नेगेटिव एडवर्ब होगी, यहाँ पे मेन वर्ब चाहिए वर्ब की बेस फॉर्म में, है ना, डिड के बाद जो आती है। डिसकंसोलेट का मतलब होता है बिना किसी आशा का, ये एक एडजेक्टिव है। डिसकंसोलेट मैन, डिसकंसोलेट चाइल्ड, डिसकंसोलेट ओल्ड वुमन, बिना आशा का आदमी, बिना आशा का बच्चा, बिना आशा की गुड़िया, समझ गए ना। तो डिसकंसोलेट जो है इट्स अ एडजेक्टिव। आपको एडजेक्टिव की जरूरत तो है नहीं है, तो आपको वर्ब चाहिए। रेप्रोचेमॉन यानी झगड़े में फिर से गरमाई, गरमाइश, इसको भी आप एक नाउन बोलेंगे, वर्ब नहीं है। हाँ वे डाउन यहाँ पे आ सकता है, सैक्रिलेज भी एक नाउन है, ईश निंदा यानी ब्लास्फेमी। तो उस वेट ने उनको वे डाउन नहीं किया, वेट ने उसकी स्पिरिट के ऊपर वजन नहीं डाला, बोझ नहीं डाला, ठीक है। कह रहा जी शी एम्ब्रेस द फ्रीडम इन क्राफ्टिंग हर स्टोरी। उसने एम्ब्रेस किया, गले लगाया, ब्रेस में लिया उस फ्रीडम को, उस आज़ादी को, अपनी स्टोरी को क्राफ्ट करने में, अपनी कहानी को अपने मेमोआ में लिखने में। चलिए 6 नंबर पे आ जाओ। ईच चैप्टर ऑफ द बुक सर्व्ड एज ए टूल टू डैश द हीलिंग प्रोसेस। हर एक चैप्टर जो था उसकी किताब का, जो अपनी मेमोआ में वो लिखती थी, वो एक टूल की तरह था उस लेडी की हीलिंग प्रोसेस को डैश करने के लिए। अब हीलिंग प्रोसेस को आप क्या करोगे मुझे बताओ। हीलिंग समझते हैं ना, किसी का फिर से जो है स्वस्थ होना, है ना, किसी का फिर से जो है हेल्दी होना। एक्सपेडाइट करेंगे, कॉर्नरस्टोन करेंगे, नोटोरियस करेंगे, या वे डाउन करेंगे। वर्ब चाहिए 2+ में वर्ब की बेस फॉर्म, टू एक्सपेडाइट आपका आंसर बनेगा। एक्सपेडाइट का मतलब होता है चीज़ों को फास्ट करना, क्विकन करना, हेसन करना। कॉर्नरस्टोन नाउन है, टू के बाद में नहीं आएगा यहाँ पे, टू इन्फिनेटिव की जरूरत है ना। टूल क्या है? टूल टू एक्सपेडाइट द हीलिंग प्रोसेस, हीलिंग प्रोसेस को तेज करने का टूल है। तो यहाँ पे टू कॉर्नरस्टोन, टू नाउन हो जाएगा, नोटोरियस एक एडजेक्टिव हो जाएगा, वे डाउन वर्ब हो जाएगी, आ सकती है, लेकिन हीलिंग प्रोसेस को वे डाउन नहीं करना है, एक्सपेडाइट करना है। अच्छा ये सारा काम कैसे हुआ? अलाइंग हर टू डैश एंड फाइनली कॉन्कर द शैडोज ऑफ हर पास्ट। अलाउ करते हुए इस औरत को, इस लेडी को, इस महिला को कि वो डैश करे और फाइनली जीत सके, कॉन्कर कर सके, हरा सके शेडोज को, उन परछाइयों को जो उसके पास्ट की हैं। तो पास्ट की परछाइयों को दो काम करेगी औरत, फाइनली जीतेगी, कॉन्कर करेगी, विन करेगी, और पहले ये करेगी। तो परछाइयों को पास के आप क्या करोगे? 7 नंबर पे आना है ना, तो मैं क्वेश्चन भी निकाल लूँ। एड लिप्टम करोगे, कैचअप विद करोगे, पेपर ओवर करोगे, इंटेटस करोगे। देखो कैचअप विद करोगे, जो भी शेडोज है पास्ट की वहां तक पहुंचोगे आप, बीच का जो फासला है, जो डर का है, रिग्रेट का है, उस फासले को खत्म करोगे। आपको अपने पास्ट को छुपाना नहीं है, पास्ट को इंटेटस नहीं करना, पास्ट में एड लिप्टम का भी कोई काम नहीं है, पास्ट से कैचअप विद करना है ना, उसके बराबर पहुंचना है आपको, उस पास्ट को सामना करना है, फेस करना है। भले ही यहाँ पे कोई रेस जैसा मीनिंग ना आ रहा हो, कैचअप विद वाला वो वाला मीनिंग, लेकिन फिर भी आप समझ पा रहे होंगे कैचअप विद किस कॉन्टेक्स्ट में करना है, पास्ट के इवेंट्स तक बराबर आकर के उनको फेस करना है। अच्छे लेवल का क्विज था, 7 में से 4 नंबर भी आपके बन गए, तो यू डिड वेल, ठीक है। चलो कितने नंबर बने जरूर से बताना कमेंट्स में, इस क्विज के अंदर कितने बने 7 नंबर वाले ग्लोस टेस्ट में। एक लाइक और एक शेयर अभी से दे दो। अब अपने मूव ऑन करते हैं ग्रामर वाले पार्ट पे। 5 ग्रामर रूल हमने लास्ट वीक में सीखे थे, फटाफट 5 रूल्स को देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस हैं और लास्ट में क्विज है। देखो रूल नंबर 1 ये सीखा हमने, होम जो है ना, होम, इससे पहले कोई प्रेपोजिशन नहीं लगेगी अगर
सेंटेंस का सब्जेक्ट जिस होम की बात कर रहा है वो उसका खुद का है। समझो, अगर मैं सब्जेक्ट हूँ और घर मेरा ही है, जिस होम नाम के वर्ड को यूज किया सेंटेंस में, तो मेरे घर जाने के लिए मुझे होम से पहले टू या एट या फोर कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। अगर वो होम किसी और का है तो फिर लगाओ, जो प्रेपोजिशन लगती है वो लगाओ। इमीडिएटली आफ्टर गेटिंग टू द ऑफिस आई रिसीव्ड अ कॉल। ऑफिस में पहुंचते ही, गेट टू द ऑफिस करते ही मुझे एक कॉल मिली या मुझे एक फ़ोन कॉल रिसीव हुई। गेट टू समवेयर एक फ्रेज अंग्रेजी में कहीं पहुंचने के लिए यूज़ होता है। गेट टू दिल्ली, गेट टू पटना, गेट टू जयपुर, गेट टू अहमदाबाद, गेट टू ग्वालियर। तो गेट टू समवेयर, समझ गए? चलो, अब मुझे बताओ, गेट टू द ऑफिस ठीक है, पर क्या ये गेट टू द होम सही है क्या? इमीडिएटली आफ्टर गेटिंग टू होम आई रिसीव्ड कॉल, गलत है। आप बोलोगे सर अभी तो बताया गेट टू ग्वालियर, गेट टू अहमदाबाद, अब क्यों गेट टू होम नहीं लगाओगे? वो इसलिए क्योंकि घर मैं खुद ही पहुंच रहा हूँ, होम लिखा है तो मतलब मेरा ही घर है। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता कि ये आई का ही घर है? अरे भाई, जब ये किसी और का घर होता तो मैं लिखता ना उसका नाम। रोशनी का घर, मोहन का घर, किरण का घर, किसका घर? समझ पाए? जब होम लिखा है तो अंडरस्टूड है मैं मेरे ही घर की बात कर रहा हूँ, और जब मैं मेरे घर जाऊँगा तो इस फ्रेज को ही बदल दूंगा। इमीडिएटली आफ्टर गेटिंग होम मुझे लिखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया जी? समझ में आ गया? लिख दो यहीं पे सर समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़े, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आए। ठीक है, क्लियर है ना? अब मान लीजिए सेंटेंस ऐसा हो, इमीडिएटली आफ्टर गेटिंग टू हर होम आई रिसीव्ड कॉल। तो यहाँ पे टू ठीक है, यहाँ पे इस महिला के घर में जा रहा हूँ, गेटिंग टू हर होम होगा, टू यहाँ पे लगेगा। जहाँ पे लगना है वहाँ पे लगा दो, जहाँ पे अपने घर की बात हो वहाँ पे निकाल दो। वैसे जैसे रिटर्न होम, अगर खुद के घर जा रहे हो तो रिटर्न टू होम गलत है, आप लिखें आई रिटर्न होम। रश टू होम, रश का मतलब होता है जल्दबाजी में भागना, तो रश टू होम तभी करना है जब किसी और के घर जा रहे हो, अपने जा रहे हो तो रश होम। When I arrived at home, I found door locked. जब मैं अपने घर पहुंचा मुझे दरवाज़ा लॉक्ड मिला। अब आप फिर से अगेन, अब मेरे घर कैसे पहुंचा? आई लिखा है, होम लिखा है, तो मेरा ही घर है, तो मेरे घर पहुंचा हूं तो अराइव्ड होम लिखना पड़ेगा। अराइव्ड एट होम गलत हो जाएगा, कोई प्रेपोजिशन नहीं लगानी है होम से पहले अगर खुद का घर है तो। When I arrived their home, I found the door locked. अब ये उनका घर है, अराइव के बाद में एट लगता है तो यहाँ पे लगेगा एट। प्रेपोजिशन वही लगेगी जो उस फ्रेज के साथ में आती है, गेट टू समवेयर, गो टू समवेयर, अराइव एट समवेयर, है ना? तो यहाँ पे अराइव एट देयर होम लग सकता है, लेकिन अराइव एट होम नहीं लगेगा, होम अगर मेरा है तो। चलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है? बहुत इजी कॉन्सेप्ट है यार। किताबों में इतना इजी लिखा नहीं होता, देसी भाषा में नहीं बताया जाता, है ना? तो अपने यहाँ पे इनफॉर्मल तरीके से क्लासेस चलाते हैं, जितना ज़रूरी है नंबर स्कोर करने के लिए उतना मैं आपको देसी भाषा में समझा देता हूँ। अब आ जाओ कॉन्सेप्ट नंबर 2, ये तो बहुत ही ईजी है। अंग्रेजी में जो अम वाले सारे वर्ड्स हैं, सारे नहीं मतलब जो मैंने लिखे हैं, ठीक है, इसमें डाटम जोड़ लेना जो मैंने लिखा नहीं है। अम वाले सारे वर्ड जो हैं ये लिखे हुए हैं, ये सारे सिंगुलर हैं, और इनका प्लूरल बनाने के लिए इनके आगे एस मत लगाओ। प्लूरल बनाने के लिए अम को निकाल के ए लगा दो। फोरम्स का बन जाएगा फोरा, अम निकला और पीछे लग गया ए। बैक्टीरियम यानी एक बैक्टीरियम, बैक्टीरिया यानी बहुत सारे। पोडियम मतलब स्टेज, मंच, एक पोडियम तो एक, बहुत सारे तो पोडिया। स्टेडियम आप जानते हैं, बहुत सारे हो तो स्टेडिया। मीडियम यानी माध्य, जरिया, बहुत सारे हो तो मीडिया। स्ट्रेटम यानी क्लास, मिडिल क्लास जो है ना, मिडिल स्ट्रेटम है। मिडिल इकोनॉमिक स्ट्रेटम के लोग वो हैं जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, तो एक सिंगल क्लास को स्ट्रेटम बोलेंगे और बहुत सारी क्लासेस को स्ट्रेटा। इरेटम का मतलब होता है एक गलती या एक लिस्ट जो किसी किताब में गलतियों के ऊपर बनी गई हो, किताब के लास्ट में लगाई जाती है कभी कभी कि इस पेज पे ये गलत है, इस पेज पे ये गलत है ना? किताब तो छप गई है, सही तो कर नहीं सकते उसको, तो लास्ट में इरेटम लगा देते हैं। तो अगर एक गलती हो या एक गलतियों की लिस्ट हो तो इरेटम, गलतियां बहुत सारी हो तो इरेटा। अडेंडम का मतलब होता है किसी किताब के लास्ट में पढ़ने वाला वो इंडेक्स जिसमें फर्दर रीडिंग का कुछ ऑप्शन हो, कि इस किताब को हमने इस किताब से लिखा है या इस किताब के आगे आप ये किताब पढ़ें, तो उस लिस्ट को बोलते हैं अडेंडम। अगर बहुत सारी लिस्ट हो तो अडेंडम। चलो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। साइंटिफिक फोरम वर अबज विद डिस्कशंस। साइंटिफिक फोरम जो थे, मंच जो थे, वो अबज थे, चहल पहल से भरपूर थे। बज का मतलब होता है चहल पहल, अबज मतलब चहल पहल से भरपूर होना। तो वो भरपूर थे डिस्कशंस की चहल पहल से, और डिस्कशंस थी बहुत सारी गलतियों को लेकर के, इरेटा को लेकर के, इरेटम को लेकर के, जो रिसेंटली पब्लिश रिपोर्ट में पाई गई थी। रिपोर्ट में काफ़ी गलतियां थी, ताकि इस वजह से साइंटिस्ट, साइंटिफिक लोग जो है अपने फोरम में बात कर रहे थे। देखो फोरम काफ़ी सारे हैं, या तो यहाँ पे वर की जगह वॉज कर दो,
फिर आपको साइंटिफिक फॉर्म के बारे में बताना पड़ेगा, अ साइंटिफिक फॉर्म या फॉर्म का नाम लिखना पड़ेगा, नहीं तो द लगाना पड़ेगा, द साइंटिफिक फॉर्म। इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लिखा हुआ, तो मतलब ये साइंटिफिक फॉर्म अकेला नहीं है, बहुत सारे हैं। वर्ब वर्ब से हमें और आइडिया लगा, तो ये फॉरम को मुझे प्लूरल बना के फोरा लिखना चाहिए। समझ गए ना? वॉज क्यों नहीं लगा रहा हूँ मैं? वॉज लगाने से सेंटेंस सही नहीं हो रहा, क्योंकि इसके पहले मुझे एक आर्टिकल देना होगा सिंगुलर नाउन से पहले। द तो लगाना ही पड़ेगा, द साइंटिफिक फॉर्म तो लिखना ही पड़ेगा, अगर अब नहीं भी लिखना। तो यहाँ कोई आर्टिकल नहीं है, तो इस वजह से मुझे पता लगा ये प्लूरल ही होगा और वर्ब प्लूरल ही रहेगी, फॉरम का मैं कर दूंगा फोरा। तो डिस्कशंस लेकर के थी गलतियों को, गलतियाँ बहुत सारी हैं। कैसे पता लगा? न्यूमरस, न्यूमरस मतलब बहुत सारी, लॉट ऑफ। तो लॉट ऑफ या न्यूमरस जो है प्लूरल नाउन से पहले आते हैं, इरेटम का प्लूरल होगा इरेटा, बहुत सारी गलतियां इरेटा। रिसर्चर यूज्ड वेरियस मीडियम इंक्लूडिंग साइंटिफिक जर्नल्स एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। रिसर्चर्स ने बहुत सारे माध्यमों को, जरियों को यूज़ किया, जिसमें साइंटिफिक जर्नल्स यानी मैगजीन्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी जो है शामिल थे। और क्यों? टू शेयर देयर फाइंडिंग्स, अपनी फाइंडिंग्स को शेयर करने के लिए। और फाइंडिंग्स किसको लेकर के थी? अबाउट द एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज ऑफ दिस यूनिक बैक्टीरिया, इस खास बैक्टीरिया की एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज को लेकर के। मिल गई ना गलतियां? टाइम नहीं लगेगा इतना ना, कि नहीं मिली? अरे भाई वेरियस है तो मीडियम नहीं आएगा, यहां लिखेंगे मीडिया, बहुत सारे हैं ना, प्लूरल लगाओ मीडिया। और दिस यूनिक, दिस आता है सिंगुलर के लिए, ये कोई खास बैक्टीरियम है, बैक्टीरिया बहुत सारे हो जाएंगे। अगर दीज लगा होता तो ये प्लूरल सही होता, लेकिन दिस लगा हुआ है तो सिंगुलर आएगा। बैक्टीरिया की जगह आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? कहाँ गया? बैक्टीरियम। तो ऐसे जो है मतलब बहुत ही 4 पैसे के क्वेश्चन बनते हैं इस कॉन्सेप्ट पे, गलत मत करके आना। बढ़े नेक्स्ट पे, चलो नेक्स्ट वाला भी ऐसा ही है। अगर कोई दिन दिया गया हो तो ऑन, डेट दी गई हो तो उससे पहले ऑन, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। अगर कोई ड्यूरेशन वाला वक्त दिया गया हो, मॉर्निंग, इवनिंग, ईयर, वीक, मंथ, डेकेड, उससे पहले इन। ड्यूरेशन है ना तो इन, सुबह में तो इन द मॉर्निंग, शाम में तो इन द इवनिंग, है ना। और अगर आपको पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया हो 2 बजे, 3 बजे, 5 बजे, 4 बजे, तो उससे पहले एट। तो तीनों प्रेपोजिशन जो है फिक्स्ड है, अपने अपने टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से आएंगे। द पीएम रीचेज इटली, अब क्या लगाऊं? 5 बजे पीएम जो इटली पहुंचेंगे, तो टाइम दिया गया तो क्या लगाऊंगा यहाँ पे? एट 5 o'clock। और कब? शाम में पहुंचेंगे। शाम एक ड्यूरेशन का टाइम है, मान लीजिए 5 से शाम को 8 बजे तक 3 घंटे की शाम है, तो ड्यूरेशन जहां भी आ जाएगी, मॉर्निंग, इवनिंग, तो वहां पे आप लगाएंगे इन। तो पीएम विल रीच इटली एट 5 o'clock इन द इवनिंग टुमारो। सिंपल। चलो, डैश द मॉर्निंग आई गेट अप डैश 5:30 AM। सुबह में 5:30 बजे उठता हूँ एंड गो फॉर ए जॉग अप हिल, और दौड़ने के लिए पहाड़ के ऊपर जाता हूँ, अप हिल जाता हूँ। सुबह में उठता हूँ तो एट 5:30 PM, टाइम से पहले तो एट आएगा। और मॉर्निंग में उठता हूँ, मॉर्निंग काफ़ी लंबी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। 5 बजे से लेकर मान लीजिए 9 बजे तक मॉर्निंग है, 10 बजे तक मॉर्निंग ही है, तो यहाँ पे लिखूंगा इन द मॉर्निंग। अब देखो नेक्स्ट वाला सेंटेंस थोड़ा ध्यान से समझना, यहाँ पे इन लगना चाहिए। इन द मॉर्निंग ऑफ 26th बर्थडे, हर 26th बर्थडे, शी क्विट फ्रॉम जॉब एंड स्टार्टेड हिज ऑन, यहाँ हर कर देना, हर ऑन बिजनेस। 26वें बर्थडे की जन्म दिवस की मॉर्निंग में उसने अपनी जॉब को छोड़ दिया और अपना खुद का बिजनेस शुरू कर लिया। टेक्निकली इन लगेगा यहाँ पे मॉर्निंग से पहले, अभी सिखाया, लेकिन यहाँ पे इन नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा ऑन। अब देखो ऑन क्यों लगाया, देखो ये 26वां जो बर्थडे है, उस दिन उसने मॉर्निंग में अपनी जॉब को छोड़ा है। मॉर्निंग में वो कभी भी उठी होगी, मतलब सुबह में उसने छोड़ दिया, दोपहर होने से पहले छोड़ दिया। इन लग सकता था, लेकिन इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर डे की बात कर रहे हैं। आप ऐसा समझे, इन द मॉर्निंग की जगह ऐसा लिखा हुआ है ऑन हर 26th बर्थडे। भाई उस दिन छोड़ा है उसने, दिन में सुबह में छोड़ दिया, लेकिन उस दिन छोड़ा है। ये इन द मॉर्निंग जो है बीच में थोड़ा कंफ्यूज करने वाला फ्रेज है ना, ऐसा नहीं है वो, शायद मैं थोड़ा सा समझाने में आपको कमी छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन ऐसा समझो, जब भी मॉर्निंग इवनिंग आपको किसी दिन की दे दी जाए, तो फिर उस दिन पे फोकस आ जाता है मॉर्निंग इवनिंग की ड्यूरेशन की बजाय, और दिनों से पहले, डेज से पहले, डे से पहले हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। तो इन द मॉर्निंग ऑफ हर 26th बर्थडे नहीं, ऑन द मॉर्निंग ऑफ हर 26th बर्थडे, ठीक है। 26वें बर्थडे वाले दिन उसने अपनी जॉब को छोड़ा है। सुबह का टाइम किसी को याद नहीं रखना कि उसने 8:30 छोड़ा या 7:30 छोड़ा, जैसे मैं 5:30 उठता हूँ, 5 बजे इवनिंग में जाता हूँ कहीं, है ना, ऐसा नहीं है, उस दिन छोड़ा है, तो इसलिए आप जो है ऑन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक्सेप्शन की तरह डाल लेना नोट्स में,
क्वेश्चन आपको मिलते हैं ऐसे, तो वहाँ पे ऑन का इस्तेमाल ही करा जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास के दौरान ही दिया था। डैश द ईयर 1997 गुलशन कुमार वॉज असेसिनेटेड। 97 में गुलशन कुमार को असेसिनेट किया गया, उनकी हत्या की गई। साल जो है ड्यूरेशन है, तो यहाँ लगेगा इन। और कब की गई? एट 10:40 AM, सुबह 10 बजे 10:40 पे। और 10:40 कौन से दिन का था? ऑन ट्यूसडे 12 अगस्त। ठीक है, तो 97 के साल में 12 अगस्त के दिन सुबह 10:40 पे गुलशन कुमार की हत्या की गई कुछ डी कंपनी के दाऊद गैंग के किलर्स के द्वारा, हत्यारों के द्वारा। बैठ गया कॉन्सेप्ट दिमाग में? खास करके इस एक्सेप्शन को डाल लेना भाई, ये किसी एग्जाम में आपको मिलेगी, देख लेना। किसी स्पेसिफिक डे की मॉर्निंग इवनिंग आपको वहाँ पे ऑन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, ऑन द इवनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस डे, ऑन द इवनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस डे PM ब्रॉडकास्ट अ मैसेज फॉर द नेशन। इंडिपेंडेंस डे के, आज़ादी के दिन की इवनिंग में PM ने एक ब्रॉडकास्ट किया मैसेज पूरे देश के लिए। तो ऑन द इवनिंग लिखेंगे, इन द ईव नहीं लिखेंगे। चलो आओ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। मैं सोच रहा हूँ यहीं पे कट कर देते हैं, वीडियो लंबी तो नहीं हो रही। चलो मैं देखता हूँ, अगर वीडियो 40 मिनट से लंबी हुई तो यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट को खत्म कर देंगे अपने, है ना। देख लो चौथा, ये जो स्ट्रक्चर है हैव हैड हैड हैड, ये स्ट्रक्चर अंग्रेजी में कब लगाई जाती है और क्यों लगाई जाती है? देखो, अगर इस कॉन्सेप्ट को आपको आसान भाषा में ट्रिक से समझना है तो ये याद रख लो, हैज हैड हैव हैड और हैड हैड ये तीनों परफेक्ट टेंस हैं। और परफेक्ट टेंस में V3 का इस्तेमाल होता है मेन वर्ब के तौर पे। तो तीनों के बाद में हैव वर्ब की V3 क्या है? हैड, हैड का इस्तेमाल हुआ है। तो एग्जामिनर अगर क्वेश्चन आपको देगा तो वो ऐसा कुछ लिख के देगा, हैज हैव। हैज हैव नाम का फ्रेज अंग्रेजी में नहीं बन सकता भाई। हैज तो हेल्पिंग वर्ब और हैव जो है मेन वर्ब। मेन वर्ब जो है परफेक्ट टेंस में कभी भी वर्ब की थर्ड के अलावा कुछ और नहीं आती। तो हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म है हैड। तो यहाँ पे हैज हैड हैव हैड ही लगेगा, हैड हैड ही लगेगा। तो ये ट्रिक समझ लोगे तो इससे आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। अब ये कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, ये भला क्या है तीनों। देखो जी, हैव वर्ब जो है ना, 3 काम चीज़ों के जो है काम आती है। किसी चीज़ का ऑन करने के लिए, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। आई हैव अ XUV 700, मेरे पास एक XUV 700 है, जो भी कार है। ठीक है, दूसरा जो वर्ड है ये हैव जो वर्ब है, ये यूज होगी ड्रिंक करने के लिए, खाने पीने के लिए। प्लीज़ हैव फूड, प्लीज़ खाना खाओ। आई एम हैविंग फूड, आई एम हैविंग ए कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ, कॉफ़ी जो है फूड खा रहा हूँ। खाने पीने के लिए हैव वर्ब लगती है, ईट की जगह हैव लिख दो। और तीसरा जो हैव जो है ना, इसका मीनिंग है एक्सपीरियंस करना, अनुभव करना। जैसे आई एम हैविंग ए गुड टाइम, मुझे बहुत अच्छे वक्त का अनुभव हो रहा है ड्यूरिंग दिस हॉलीडे, इस हॉलीडे के दौरान। आई एम हैविंग ए गुड टाइम। तो तीनों चीज़ों के लिए हैव वर्ब का इस्तेमाल होता है। और V1 V2 V3 क्या होती है? V1 होती है हैज़ हैव, V2 होती है हैड, V3 होती है हैड। अब इस फॉर्मूला को मैं लगा के दिखाता हूँ। आवर फैमिली ऑन्स दिस पीस ऑफ लैंड, हमारी फैमिली ऑन करती है, मालिक है इस ज़मीन के टुकड़े की। सेंटेंस बिल्कुल सही है। दूसरा देखो, आवर फैमिली ऑन्स दिस पीस ऑफ लैंड सिंस 1975, हमारी फैमिली ऑन करती है इस ज़मीन के टुकड़े को सन 1975 से। देखो 1975 से करती आ रही है, ये काम कर चुकी है। सिंस और फॉर के साथ में परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल होता है, याद होगा आपको ये बात। अगर ऐसा है तो यहाँ पे मुझे ऑन वर्ब के साथ में परफेक्ट टेंस लगाना चाहिए, कंटिन्यूस टेंस नहीं लग सकता क्योंकि स्टेटिव वर्ब है। रिवीजन क्लास सेकंड में समझाया था, स्टेटिव वर्ब्स हैं जो वर्ब के ING फॉर्म में यूज नहीं होती। तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस तो लगा नहीं सकता, हैज़ बीन ऑनिंग ऐसा तो लिख नहीं सकता। यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे हैज़ ऑन्ड, हैज़ ऑन की जगह लिखना पड़ेगा ऑन्ड। इतना समझ गए क्या? सिंस के साथ में ऐसा क्यों लगाया? क्योंकि ये काम जो है 1975 से हो रहा है। अब मुझे बताओ, ऑन की जगह अगर मैं हैज़ वर्ब का इस्तेमाल करूं तब ये सेंटेंस कैसा बनेगा? आवर फैमिली हैज़ दिस पीस ऑफ लैंड, हमारी फैमिली के पास ये पीस ऑफ लैंड है। और दूसरा सेंटेंस, आवर फैमिली हैज़ दिस पीस ऑफ लैंड फॉर 10 ईयर्स, मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ। सिंस फॉर लग गया तो यहाँ पे हैज़ से काम नहीं चलेगा, इंडेफिनिट टेंस से काम नहीं चलेगा, आपको परफेक्ट टेंस लगाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं परफेक्ट टेंस के लिए, हैज़ के लिए, फैमिली के लिए हैज़ लाऊंगा और इस हैज़ को जो ऑन की जगह है इसकी जगह लिख दूंगा हैड। समझ पाए? हैज़ जो वर्ब है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल जाएगी, वो हैड हो जाएगी और एक हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी परफेक्ट टेंस की जो बाहर निकलेगी हैज़। आवर फैमिली हैज़ हैड दिस पीस ऑफ लैंड फॉर 10 ईयर्स। तो सिंस फॉर लगने की वजह से हैज़ वर्ब को जब परफेक्ट बनाते हैं तो उससे पहले हैज़ या हैव लगाते हैं, तो हैज़ हैड या हैव हैड या हैड हैड ये स्ट्रक्चर बनती है। आई हैव माई डिनर बिफोर 9 PM फॉर लास्ट 5 ईयर्स, मैं अपना खाना रात को 9 बजे से पहले खाता हूँ पिछले 5 सालों से। तो ये काम मैं 5 सालों से करता आया हूँ।
यहाँ क्या लिखूंगा, आई हैव नहीं, हेल्पिंग वर्ब हैव लाया और इस हैव को बना दूंगा हैड। आई हैव हैड माई डिनर बाय जो है बिफोर 9 PM फॉर लास्ट 5 years। वी हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस वर्किंग विद देम फॉर मैनी ईयर्स। हम रखते आए हैं बहुत अच्छे अनुभव को उनके साथ काम करने का पिछले कई सालों से। हैव गलत है, ये काम काफ़ी सालों से हो रहा है। वी के लिए मैं हैव नाम की हेल्पिंग वर्ब लाऊंगा और इस वर्ब की V1 को V3 में लगा दूंगा। वी हैव हैड अ ग्रेट वर्ब जो है एक्सपीरियंस। समझ आ गया कॉन्सेप्ट? तो ये जो हैज हैड, हैव हैड, हैड हैड देख रहे हैं, यहाँ पे हैव वर्ब जो है उसका थर्ड फॉर्म हैड लगा हुआ है और आगे परफेक्ट टेंस का हैज हैव लगाया गया। चलो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्रूकेट कॉन्सेप्ट है ये, लेकिन जिसके टेंस अच्छे हैं वो बच्चा इजीली इसको समझ लेगा। चलो लास्ट वाला तो बताने की जरूरत ना पड़े। इंग्लिश में वो वर्ब्स जिनकी V1, V2, V3 सेम है और इनको याद करने का तरीका भी लिख दिया है। देखो ऐसी तो बहुत सारी वर्ब्स होंगी, कम से कम 3000 वर्ब्स होंगी, लेकिन हमें तो वही 30 याद करनी है जो एग्जाम में आती हैं और जो रूटीन लाइफ में यूज़ होती हैं। तो मैंने 3 लेटर वाली, 4 लेटर वाली और 5 लेटर वाली अलग अलग कर दी। 3 लेटर वाली देख लो, 3 अक्षर वाली, कट, पुट, सेट, हिट, वेड, बिड, लट। V1, V2, V3 सेम, ठीक है। 4 लेटर वाली देख लो, रीड, शट, क्विट, हर्ट, कोस्ट, शेड। और कास्ट भी है, कास्ट से ही ब्रॉडकास्ट और फोरकास्ट बनता है, तो इसको मैं साथ ही लिख रहा हूँ कास्ट के, ठीक है। कास्ट, ब्रॉडकास्ट, फोरकास्ट, होवरकास्ट, जो भी आप लगाना चाहें। 5 लेटर वाली या 6 लेटर वाली कौन कौन सी हैं? स्प्रेड, बर्स्ट, थ्रस्ट और स्प्लिट। 5 या 6 लेटर्स की वर्ब्स हैं। V1, V2, V3 में कभी भी बदलाव नहीं डालोगे। वर्ब की ING फॉर्म बन जाएगी इनकी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्प्लिटेड, शेडेड, थर्स्टेड, बर्स्टेड, स्प्रेडेड ऐसा कोई वर्ड अंग्रेजी में नहीं है, ठीक है। V1, V2, V3 सेम। द ग्लास ऑन द रोड बस्टेड द फ्रंट टायर्स ऑफ आवर कार। जो सड़क पे ग्लास पड़ा था, कांच पड़ा था, उसने फोड़ दिया हमारे गाड़ी के अगले टायर्स को। V2 लगेगी, बस्ट, बस्ट, बस्ट। द न्यूज़ दैट द टीम हैज़ लेटेड हर प्ले स्प्रेडेड लाइक फायर। ये न्यूज़ कि टीम ने उसको खेलने की इजाज़त दी है। लेट मतलब इजाज़त देना, अलाउ करना। टीम ने अलाउ किया उसको खेलने को, ये न्यूज़ फैल गई आग की तरह। द न्यूज़ स्प्रेडेड लाइक फायर। न्यूज़ के लिए आया है स्प्रेडेड, जो कि गलत है। V1, V2, V3 सेम होती है, V2 लगेगी स्प्रेड। और टीम के लिए आया है लेटेड, जो कि गलत है, आपको लिखना पड़ेगा टीम हैज़ लेट। हर्टेड बाय ऑनगोइंग स्लो डाउन इन इकॉनमी सेवरल स्मॉल बिजनेसेस हैव शटेड डाउन देयर ऑपरेशंस। हर्ट होकर के, चोट खा करके, चलती हुई मंदी से इकॉनमी में बहुत सारे छोटे व्यापार जो हैं वो बंद कर चुके हैं अपने ऑपरेशंस को। हर्टेड यहाँ पे एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब की थर्ड फॉर्म, गलत है। वर्ब की थर्ड फॉर्म हर्टेड नहीं बनती, हर्ट, हर्ट, हर्ट सेम रहेगी। तो क्या लिखें? हर्ट, है ना। और शटेड डाउन को लिखेंगे हैव शट डाउन। क्लियर कॉन्सेप्ट? चलिए रैप अप करेंगे क्लास को। अब ये क्विज आप सब लोग जो है खुद से ट्राई करें। आंसर्स डाल रहा हूँ फर्स्ट कमेंट में, इसी वीडियो के नीचे जाके चेक करना। 5 क्वेश्चंस यहाँ हैं और 7 क्वेश्चंस क्लोज टेस्ट में थे। आउट ऑफ 12 आपको कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। मेरी कोशिश ये है कि 10 क्लासेस आपसे ऐसी लाई जाएं, लेकिन आपका प्यार मिलेगा, फीडबैक मिलेगा अच्छे से, तभी क्लासेस को बना पाऊंगा। आप देख पा रहे होंगे इसमें काफ़ी एफर्ट लग रहा है ना बनाने में। तो जो बच्चे लास्ट तक देख रहे हैं, पूरा देख रहे हैं, है ना, जिनको इंटरेस्टिंग लगी है, तो लिख करके बता दिया करो। PDI लिखते हो तो मैं समझ जाता हूँ यू लाइक दिस क्लास एंड यू वॉच इट टू द एंटायरिटी। कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, YT ऐप को। आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स।